ओके, सो थर्ड प्रॉब्लम में अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम नंबर थर्ड की, तो इसमें बोला गया था कि एक आपका पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास एम नॉट है, और ये जो एम नॉट वाला पार्टिकल है वो स्पीड ऑफ लाइट के 1/3 स्पीड से मूव कर रहा है। तो बताइए कि इसका मोमेंटम कितना होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। सो नाउ हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी ऐसे सवाल आए, जब भी स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमको कर लेनी चाहिए ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि हमको जो कैलकुलेशन है वो रिलेटिविस्टिक केस के लिए करना है या फिर नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए। सो नाउ यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो पार्टिकल की स्पीड है, मैंने अगर यहाँ पर कैलकुलेशन किया तो वो 10⁸ के ऑर्डर में आ रही, मतलब ये कंपेरेबल टू कह सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट के हैं। और जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है, जब भी कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करता है, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक केस। ओके, इसके दूसरे तरीके भी है फाइंड आउट करने के, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई की हैं कि मान के चलो आपने कोई पार्टिकल है, उसका मास एम नॉट है, अगर उसकी आपने रेस्ट मास एनर्जी निकाली और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली, अगर काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी से बहुत ज़्यादा आ रही है तो समझ जाना चाहिए भी कौन सा केस है, रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, ये हम लोग किस केस के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेटिविस्टिक केस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर किसी पार्टिकल की जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड के कंपेरेबल होगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा होगी, या फिर कह सकते हो कि वही मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी P/c, वो किसके से ज़्यादा होगी, रेस्ट मास एनर्जी m0c² से। जब भी आपको ये सिनेरियो देखने को मिल जाए तो आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो किस केस के लिए करनी है, रिलेटिविस्टिक केस के लिए। और इसमें कुछ आपके कह सकते हो कैलकुलेशन आपको याद रखनी चाहिए, कुछ फार्मूले आपको याद रखने चाहिए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब आपका मूविंग पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करता है, तो जब आपका मूविंग मास होता है, एक होता है रेस्ट मास जो हम लोग एम नॉट से डिनोट करते हैं, बट अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करने लगता है तो उसका जो मूविंग मास होता है वो होता है हमारा m गामा एम नॉट। गामा क्या है यहाँ पे, गामा हमारे सिंपली 1/, एक आपका फैक्टर है जो आपको मतलब रिलेट करता है नॉन रिलेटिविस्टिक से रिलेटिविस्टिक केस के लिए। तो यहाँ पर गामा की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, 1/√1/b²/c²। कई बुक्स में आपको b/c का रेशियो, उसको हम लोग बीटा बोल देते हैं, तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखी है। तो जब भी मूविंग मास के लिए हमको निकालना हो वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर b आपका स्पीड ऑफ पार्टिकल है, उसमें हम लोग स्पीड ऑफ पार्टिकल की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि मान के चलो वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो b की वैल्यू है वो c से बहुत कम है, तो हम लोग यहाँ पर नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, मूविंग मास हमारा रेस्ट मास के बराबर हो जाता है। ठीक है, सुनाओ, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो गामा है वो आपका कुछ इस तरीके से क्वांटिटी डिफाइन होती है, इसको याद रखिएगा। जो बीटा है, कई बुक्स में आपको बीटा की वैल्यू b/c से डिनोट करने को मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ना अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो हमको कैलकुलेशन करनी है वो करनी है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम की। तो यहाँ पर मैंने जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है, रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी, वो होती है हमारी गामा m0c², जहाँ पर गामा m0 का जो फैक्टर है वो हमारा किससे डिनोट किया गया है, यहाँ पर m से। m क्या है, मूविंग मास। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जब हम गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एंड ऑल थिंग्स अगर थोड़ा बहुत करेंगे तो आपका यही एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, E² = P²c² + m0²c⁴, जो हमारा क्या है, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। नाउ अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ गामा के फॉर्म में, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, K = Γ-1 m0c²। इसको आप लोग वैसे भी देख सकते हो कि मान के चलो आपका एक रेस्ट मास एनर्जी आपकी m0c² है और आपकी टोटल एनर्जी आपकी ये है, तो ऑब्वियसली जब आप लोग कह सकते हो कि टोटल एनर्जी से आप लोग रेस्ट मास एनर्जी माइनस करोगे तो आपके पास किसका एक्सप्रेशन बचेगा, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो मैंने वही यहाँ पर ये लिखा है Γ-1 m0c²। नाउ अगर मान के चलो किसी पार्टिकल की आपको काइनेटिक एनर्जी पता है रिलेटिविस्टिक केस में, तो मोमेंटम के लिए भी हम लोग वो आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो कुछ नहीं, ये सिंपली सा एक कैलकुलेशन किया और फाइनल हमको रिजल्ट आपको ये तरीके से याद कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी अगर मालूम है तो मोमेंटम भी हम लोग निकाल सकते हैं। अभी ये आया कहाँ से, ये भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं विदिन 2 मिनट्स। लाइक हमको पता है कि जो आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या है, E² = P²c² m0²c⁴। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी, रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है ना, तो हमने क्या किया, ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है पुट किया, यहाँ पे स्क्वायर रखा। नाउ यहाँ से हम लोग आसानी से P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो आता है मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो कुछ इस तरीके से हम लोग आराम से ड्राइव कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा रिलेटिव केस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन, और उसके साथ साथ होने वाली यूजफुल फार्मूले, कौन कब फार्मूले कहाँ लगाना है ये भी आपको याद रखना है, ये आपको कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। सो ना जंप करते हैं प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में जो डेटा गिवन था वो कुछ इस तरीके से था कि जो आपकी स्पीड थी पार्टिकल की वो क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट के 1/3 थी हमारी, तो हमारा b इक्वल टू हो जाएगा c/3। यहाँ से मैंने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेशन की, पहले निकाला मैंने गामा, तो गामा की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट की, तो 1/1 - b² ये सिंपली फार्मूला है आपका। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो आपका फाइनल गामा निकल के आएगा वो आएगा 3/√8। ओके नाउ सो यहाँ पर हम लोग जब गामा की वैल्यू निकाल ली हमने, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, k = γ-1 m0 c²। तो यहाँ पे मैंने पुट की वैल्यू, तो आपका ये काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। नाउ अगला जो एक्सप्रेशन पूछा गया था, ऐसा पूछा गया था मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है, सिंपली मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे मूविंग मास आएगा, तो मैंने क्या किया, मूविंग मास का वैल्यू पुट की, और जो वेलोसिटी सॉरी यहाँ पे स्पीड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा गया तो यहाँ पे मैंने स्पीड पुट की, तो वो स्पीड क्या है c/3। तो यहाँ पे सिंपली मैंने ये पुट किया, तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा m0 c/√8। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो आपका ये मोमेंटम आ जाएगा। लास्ट इसका जो पूछा गया था वो पूछा गया था टोटल एनर्जी के बारे में। तो टोटल एनर्जी आपको मालूम है कि आपकी रेस्ट मास एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलती है, टोटल एनर्जी। इसका एक्सप्रेशन ये भी होता है ना, गामा m0 c², या तो आप लोग गामा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो तो आ जाएगा। मैंने लेकिन इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करने के लिए कुछ इस तरीके से लिया कि ये जो वैल्यू है वो आपकी यही है, ठीक है। सो यहाँ पर जब मैंने वैल्यू पुट की तो m0 c मतलब यहाँ पे p की वैल्यू पुट की, तो आपका ये आ जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन से, ये सेम रखा, और जब आपको इसको ऐड करोगे तो आपके सामने रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है कि ये जो क्वांटिटी है वो कुछ नहीं है, क्या है हमारी गामा m0 c²। आई होप ये वाली प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 की, जिसमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है। अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है न्यूक्लियॉन की, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।